कहानी की शुरुआत में हमें ऐसा वक्त दिखाया जाता है जब काले और गोरे लोगों में बहुत ज्यादा फर्क किया जाता था। गोरे लोग काले लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम करते थे। काले लोगों से कोई बात करना पसंद नहीं करता था और ना ही उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिलती थी, इसीलिए उन्हें गोरों के नीचे रहकर ही काम करना पड़ता था। काले लोग इस सब से बहुत परेशान थे, लेकिन मजबूरन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी बीच हमें बर्नार्ड गैरेट नाम का बच्चा दिखाया जाता है। बर्नार्ड भी बाकी सभी काले लोगों की तरह एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है, इसीलिए वो एक बैंक के सामने लोगों के जूते पॉलिश करता है। बैंक के सामने इसलिए क्योंकि बर्नार्ड भी एक बैंकर बनना चाहता है। वो अपना बैंक खरीदना चाहता है और गोरे लोगों की तरह बिजनेस करना चाहता है। अमीर होकर वो अपनी ब्लैक कम्युनिटी को ऊपर लेकर आना चाहता है। बर्नार्ड के सपने काफी बड़े बड़े थे, लेकिन ब्लैक कम्युनिटी का होने की वजह से कोई भी उसे सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। टेक्सास सिटी में रहकर वो जितनी स्टडीज कर सकता था करता था। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि बर्नार्ड बैंक से निकलने वाले लोगों के जूते ज्यादा देर लगाकर पॉलिश करता था। इतनी देर में वो लोग बैंक से रिलेटेड जो भी बातें करते थे, बर्नार्ड उन बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। फिर लोगों के जाते ही वो सारी बातें अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करता था ताकि ये बातें उसे हमेशा याद रहें। बर्नार्ड हमेशा इस सोच में लगा रहता था कि आखिर गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रहता है और अमीर लोग पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा अमीर कैसे बन जाते हैं। एक दिन बर्नार्ड को पता चलता है कि आज शहर के सबसे अमीर आदमी की बैंक में मीटिंग है। बर्नार्ड को उस मीटिंग में इतनी दिलचस्पी थी कि वो बैंक की विंडो से अमीर लोगों की सारी बातें सुन रहा था। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेता है। बर्नार्ड काफी तेज और शातिर बच्चा था, इसलिए वो ऑफिसर को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। ऑफिसर भी बर्नार्ड का पीछा करता है, लेकिन बर्नार्ड तेजी से घर आ जाता है। बर्नार्ड के डैड ब्रिटन उसे हमेशा समझाते थे, बेटा तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। हम लोग छोटे लोग हैं और हमें इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। व्हाइट लोग हमें कभी भी ऊपर आता नहीं देख सकते। कोई भी तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार नहीं होगा, यहाँ तक कि हमारी कम्युनिटी के लोग भी तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन बर्नार्ड को खुद पर यकीन था कि वो एक दिन अपनी ब्लड लाइन की हालत जरूर बदलेगा। सीन कट होता है और हमें आज से 15 साल बाद यानी 1964 का वक्त दिखाया जाता है। बर्नार्ड अब काफी बड़ा हो चुका है और वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो जाता है। लॉस एंजलिस में जात पात को इतना कंसिडर नहीं किया जाता था। एक ही जगह पर व्हाइट और ब्लैक लोगों की कम्युनिटीज बसी हुई थी, इसीलिए बर्नार्ड ने फैसला किया था कि वो लॉस एंजलिस में अपना बिजनेस शुरू करेगा। बर्नार्ड अपने करीबी रिलेटिव्स के घर स्टे करता है क्योंकि फिलहाल उसे इस शहर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और ना ही उसके पास अपना घर है। रात को बर्नार्ड अपनी वाइफ से कहता है, देखना हम लोग भी जल्द ही अपना घर ले लेंगे, हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे और कोई हमें डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगा। अगली सुबह बर्नार्ड लॉस एंजलिस विजिट करने के लिए घर से निकल जाता है। वो ऐसे घर ढूंढ रहा था जिन्हें लोग सेल करना चाहते थे। बर्नार्ड उन घरों को खरीदना चाहता था। बर्नार्ड नोट करता है कि जिन कम्युनिटीज में ब्लैक लोग रहते थे वो पूरी तरह भर चुकी थी। यहाँ तक कि एक एक अपार्टमेंट को दो दो फैमिलीज शेयर करके गुजारा कर रही थी, जबकि व्हाइट लोगों की कम्युनिटीज में बहुत से घर ऐसे थे जिन्हें फॉर सेल पर लगाया गया था। बर्नार्ड उन घरों की डिटेल्स अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है। असल में बर्नार्ड को एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया आता है। उसे एक बिल्डिंग दिखाई दी जो बिल्कुल खाली थी। ये बिल्डिंग अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुई थी। बर्नार्ड घर आकर वाइफ को उस बिल्डिंग के बारे में बताता है। ये लोग बिल्डिंग खरीद तो लेंगे, लेकिन उसकी रेनोवेशन के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। यानी बर्नार्ड को बिजनेस शुरू करने के लिए किसी अच्छे इन्वेस्टर की जरूरत थी। इसीलिए बर्नार्ड उस बिल्डिंग के ओनर से मिलने जाता है। वो उससे कहता है, सर आपकी बिल्डिंग वैसे ही पड़ी है, इसका आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आप इसे सेल क्यों नहीं कर देते? अगर आप इसे सेल करना चाहें तो मैं इसे अच्छी कीमत पर खरीद सकता हूँ। ओनर बर्नार्ड को बताता है, तुम्हारी तरह पहले भी कई लोग मेरी बिल्डिंग खरीदने आए थे, लेकिन मेरी उनकी डील फाइनल नहीं हुई क्योंकि वो लोग बिल्डिंग सस्ते दामों में खरीदना चाहते थे। तुम बताओ तुम इस बिल्डिंग के कितने पैसे दोगे? बर्नार्ड बताता है, मैं आपको इस बिल्डिंग के $35,000 देने को तैयार हूँ। $30,000 एडवांस में और $5,000 तब जब इस बिल्डिंग के सभी रूम्स रेंट आउट हो जाएं। बर्नार्ड का ये बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन बिल्डिंग का ओनर ब्लैक कम्युनिटी के किसी भी आदमी के साथ रिस्की बिजनेस नहीं करना चाहता था। बर्नार्ड अब वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर बिल्डिंग ओनर की बैक साइड पर रखे हुए कैलेंडर पर जाती है। ये कैलेंडर ओनर को किसी एडवर्ड रीड नाम के बैंक मैनेजर ने गिफ्ट दिया होगा। बर्नार्ड अब वहां से उठकर सीधा उस बैंक में चला जाता है जहां एडवर्ड रीड काम करता था, लेकिन बैंक में बर्नार्ड को एडवर्ड से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि कोई भी ब्लैक लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। बर्नार्ड हिम्मत नहीं हारता और कई घंटे बैंक के बाहर खड़े होकर एडवर्ड के बाहर आने का वेट करता है। शाम को छुट्टी के वक्त जब वो बाहर आता है तब बर्नार्ड उसे रिक्वेस्ट करके रोक लेता है। बर्नार्ड बताता है, मैं आपके बहुत अच्छे कस्टमर को जानता हूँ, मैं उसके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे लोन चाहिए। इससे आपके कस्टमर के साथ साथ आपको भी बहुत फायदा होगा और मैं भी अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा। लेकिन एडवर्ड बर्नार्ड की पूरी बात सुनने से पहले ही उसे चुप करवा देता है और लोन देने से साफ इनकार कर देता है। रात को बर्नार्ड सारी बात अपनी वाइफ को भी बताता है कि व्हाइट लोगों ने उसे लोन देने से इनकार कर दिया है। बर्नार्ड की वाइफ उसे हौसला देती है और कहती है, कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप एक दिन बहुत कामयाब होंगे। दोनों चुपचाप बैठे ही थे, तभी बर्नार्ड को बिल्डिंग ओनर की कॉल आती है। वो बर्नार्ड से पूछता है, क्या तुमने मेरा नाम लेकर बैंक से लोन लेने की कोशिश की थी? बर्नार्ड कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, ये बिजनेस उसूलों के खिलाफ है, मैं इस बात पर आपसे माफी मांगता हूँ। बर्नार्ड ओनर की बात सुनकर काफी हैरान हुआ क्योंकि ओनर बर्नार्ड की एफर्ट से बहुत इंप्रेस हुआ था। उसने एक जगह से रिजेक्ट होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। ओनर बर्नार्ड को खुशखबरी सुनाते हैं, ये बताते हुए कि वो बर्नार्ड के साथ डील करने के लिए तैयार हैं और बैंक से लोन लेने में भी उसकी मदद करेंगे। ये सुनकर बर्नार्ड बहुत ज्यादा खुश हुआ, उसे अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखाई देने लगा। आज जिंदगी में पहली बार बर्नार्ड को बैंक से लोन मिला था। बर्नार्ड बैंक से मिले हुए सारे पैसे अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। जल्दी ही बर्नार्ड एक नई बन रही बिल्डिंग भी खरीद लेता है। एक दिन बर्नार्ड अपने पार्टनर के साथ उस बिल्डिंग की रेनोवेशन में लगा हुआ था, तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है। लेडी बर्नार्ड को देखकर काफी अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे हमेशा ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के साथ किया जाता था। लेडी बर्नार्ड पर गुस्सा करती है और पूछती है, तुम व्हाइट लोगों की कम्युनिटी में क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बर्नार्ड बहुत अच्छे से लेडी को बताता है, मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। लेडी कहती है,
है, फिर ठीक है, काम अच्छे से करना, कोई शिकायत ना आए। बर्नार्ड जवाब देता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी बिल्डिंग है, मैं इसका ओनर हूँ और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा। लेडी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ चुकी थी। लेडी ने पुलिस को बर्नार्ड की शिकायत लगाई थी कि ये ब्लैक आदमी हमारी कम्युनिटी में आकर बता रहा है कि ये मेरी बिल्डिंग है और मैं इसका ओनर हूँ। अच्छी बात ये थी कि इस प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स बर्नार्ड के पास पहले से ही मौजूद थे। बर्नार्ड ने डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर्स को दिखाए, जिससे उन्हें भी यकीन हो गया कि ये बिल्डिंग सच में बर्नार्ड की ही है। तब ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग दोबारा से अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी बिल्डिंग में बहुत सारे ब्लैक लोग आ चुके थे। बर्नार्ड का ये बिजनेस आइडिया कमाल का था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि लॉस एंजलिस में ब्लैक कम्युनिटी के लोगों की मार्केट बहुत बड़ी है। बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट्स रेंट आउट हो जाते हैं। वो ओल्ड लेडी भी यहाँ से घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो ब्लैक लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। थोड़े ही दिनों में बर्नार्ड बिल्डिंग ओनर को उसकी बकाया रकम भी वापस कर देता है और साथ ही उसका बैंक से लिया हुआ लोन भी चुका देता है। बिल्डिंग ओनर बर्नार्ड के इस बिजनेस आइडिया से बहुत इंप्रेस था। वो बर्नार्ड को उसका बिजनेस पार्टनर बनने की ऑफर देता है। बर्नार्ड ये बात सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती थी कि वो एक व्हाइट कम्युनिटी के बिजनेसमैन के साथ मिलकर काम करे। बर्नार्ड उसके साथ काम करने के लिए उसके साथ हाथ मिला लेता है। अब दोनों काफी समय तक मेहनत करते हैं। ओनर की दी हुई इन्वेस्टमेंट से ये लोग और भी बिल्डिंग्स खरीदते हैं और देखते ही देखते वो सभी बिल्डिंग्स भी ब्लैक कम्युनिटी से भर जाती हैं। रियल एस्टेट मार्केट में फ्रंटमैन बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर था, जबकि बैक एंड के सारे काम बर्नार्ड ही संभालता था। इस तरह इनके बिजनेस में कोई भी रुकावट नहीं आती थी, क्योंकि सबको लगता था कि ये बिजनेस एक व्हाइट मैन का है। इन दोनों को जो भी अर्निंग्स होती थी वो उसे 50-50 बांट लेते थे। बर्नार्ड का बिजनेस आइडिया इतना कमाल का था कि कुछ ही समय में वो अपना बड़ा सा घर भी ले लेता है, जहां वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ शिफ्ट हो जाता है। बर्नार्ड की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच बर्नार्ड को एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। वो ये कि बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर रात को सोते हुए ही मर गया है। बर्नार्ड ये सुनकर काफी अपसेट हो जाता है। उसे समझ आ चुकी थी कि अब उसके लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। बर्नार्ड की कंपनी में जितने भी उसके शेयर्स थे वो सारे के सारे उसके पार्टनर की वाइफ के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो भी बाकी सबकी तरह ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करती थी। वो बर्नार्ड के साथ और ज्यादा बिजनेस करने से इनकार कर देती है। वो बर्नार्ड को एक ऑफर देती है, ये कहते हुए, तुम 25% के हिसाब से अपने शेयर्स मुझे दे दो, नहीं तो कोर्ट में जो फैसला होगा वो तो तुम्हें पता ही है। बर्नार्ड भी ये बात अच्छे से जानता था कि यहाँ ब्लैक लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मामला कोर्ट में गया तो जज भी व्हाइट लोगों का ही साथ देंगे। लेकिन फिर भी बर्नार्ड उस लेडी से की गई डिसरिस्पेक्ट का बदला लेना चाहता था। उसने ठान लिया था कि चाहे उसका सारा बिजनेस खत्म क्यों ना हो जाए, वो इस लेडी को अपने शेयर्स नहीं देगा। बर्नार्ड कुछ भी करके अपना बिजनेस उस लेडी के हाथों से निकालना चाहता था। इसके लिए उसे किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बर्नार्ड और उसके पार्टनर के बीच हुई डील को जानता हो। बर्नार्ड को याद आता है वो बैंक मैनेजर जिससे उसने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया था। बर्नार्ड बिना वक्त जाया किए बैंक में जाता है, लेकिन परेशानी ये थी, लेडी पहले बैंक मैनेजर से मिली, फिर वो वहां से चली गई। परेशानियां उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। बर्नार्ड बैंक में खड़ा था, वो इधर उधर देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। बर्नार्ड को वहां एक बोर्ड दिखा। बोर्ड से पता चला कि इस बिल्डिंग में कई बैंक हैं, लेकिन हर बैंक में ब्लैक कम्युनिटी को ऐसे अपमानित किया जाता था। उनकी बात सुनने को कोई व्हाइट आदमी तैयार नहीं था। लेकिन बर्नार्ड हर काम का ऑल्टरनेट जरूर निकाल लेता था। उसी वक्त बर्नार्ड के दिमाग में एक और बिजनेस आइडिया आया। वो सोचता है, क्यों ना मैं इस पूरी बिल्डिंग को खरीद लूं, जिससे सारे बैंक मेरी प्रॉपर्टी में आ जाए, फिर देखूंगा ये बैंक वाले हमें कैसे जलील करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मसला ये था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदने के लिए बर्नार्ड के पास पैसे नहीं थे। उसे दोबारा से इन्वेस्टमेंट के लिए किसी बड़े बिजनेसमैन की जरूरत थी। बर्नार्ड अब लॉस एंजलिस के सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन जू से मिलता है। अच्छी बात यह थी कि जू भी ब्लैक कम्युनिटी का ही आदमी था। बर्नार्ड जू को अपना बिजनेस आइडिया समझाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग का सुनते ही जू को बर्नार्ड का आइडिया बेकार लगता है, इसलिए वो उस पर हंसने लगता है। लॉस एंजलिस में किसी भी ब्लैक आदमी ने कभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की डील नहीं की थी। बर्नार्ड जू को उसकी की गई सारी कैलकुलेशन समझाता है। फिर वो उसे बताता है कि इस बिजनेस आइडिया से हम दोनों को कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है, हम कैसे बिल्डिंग खरीदेंगे और हम किस तरह व्हाइट कम्युनिटी में अपनी जगह बना सकते हैं। बर्नार्ड की सारी बातें रेफरेंस के साथ सुनने के बाद जू को यकीन हो चुका था कि बर्नार्ड कोई जज्बाती इंसान नहीं है, बल्कि उसे रियल एस्टेट के काम में खुद जू से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। बर्नार्ड ये भी बताता है कि अगर हम वो बिल्डिंग खरीद लें तो वहां मौजूद सभी बैंक्स हमारे अंडर काम करेंगे, हमें लोन लेने में भी कोई इश्यू नहीं होगा। इस तरह हमारे साथ साथ हमारी कम्युनिटी के लोग भी आगे बढ़ पाएंगे, हमारा रियल एस्टेट बिजनेस भी काफी ऊपर चला जाएगा। जू बर्नार्ड की बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है, मेरे पास व्हाइट लोगों से भी ज्यादा पैसा है, लेकिन ये बिजनेस आइडिया कभी मेरे माइंड में नहीं आया। तुम वाकई एक इंटेलिजेंट इंसान हो। इतना पैसा होने के बाद भी मैं आज तक व्हाइट लोगों के अंडर ही काम करता रहा। जू बर्नार्ड के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इन दोनों के लिए एक और मसला था, उन्हें बिजनेस के फ्रंट मैन के लिए भी किसी व्हाइट आदमी की जरूरत थी, जिसके जरिए ये लोग रियल एस्टेट मार्केट में अपनी जगह बना सकें। बर्नार्ड के पास इस काम का भी हल था। वो जू से कहता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये इश्यू भी हल कर दूंगा। असल में बर्नार्ड जब अपने दूसरे पार्टनर के साथ काम करता था तो उनके अंडर एक मैट नाम का आदमी था जो व्हाइट भी था और काफी हार्ड वर्किंग भी। बर्नार्ड मेस्ट से इस बारे में बात करता है, तब मेस्ट भी उनके साथ उनका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब बर्नार्ड और जू मेस्ट को अमीर लोगों में बैठने के एथिक्स सिखाते हैं। वो दोनों उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं ताकि किसी को कोई शक न हो। साथ ही बर्नार्ड मेस्ट को रियल एस्टेट मार्केट में इस्तेमाल होने वाली सारी कैलकुलेशंस भी समझा देता है, जो कैलकुलेशंस एक बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट डील के वक्त काम आ सकती थी। कुछ ही समय में मेस्ट सब कुछ सीख जाता है। उसे रियल एस्टेट के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब उनका अगला काम ये था कि उन्हें बैंक के बिल्डिंग ओनर से मिलना था। बर्नार्ड जू और मेस्ट के लिए ये काम आसान कर देता है, क्योंकि उसने मेस्ट के लिए बिल्डिंग ओनर के साथ मीटिंग भी रखवा दी थी। मेस्ट मीटिंग में बैठकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो अभी बिल्डिंग के लिए कैलकुलेशंस कर रहा हो। बिल्डिंग ओनर मेस्ट से कई सारे सवाल करता है, जिनका जवाब मेस्ट बहुत अच्छे और रेफरेंस के साथ देता है। बिल्डिंग ओनर का मैनेजर मेस्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन मेस्ट को बर्नार्ड ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया था, इसलिए वो जरा भी कंफ्यूज नहीं होता। इसी तरह मेस्ट बिल्डिंग ओनर को इंप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। बिल्डिंग ओनर और उसका मैनेजर भी इस डील में मान जाते हैं और इसके बाद ये लोग उन बिल्डिंग्स को भी खरीद लेते हैं। सारी टीम दोबारा से बहुत खुश हो चुकी थी, इसलिए ये लोग एक पार्टी भी अरेंज करते हैं। इस डील के बाद उस बिल्डिंग में मौजूद सभी बैंक्स बर्नार्ड, जू और मेस्ट के अंडर काम करने लगते हैं, जिससे बैंकर्स के साथ इनका ताल्लुक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब रियल एस्टेट मार्केट में इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। अब इन्हें जितना भी लोन चाहिए होता वो बड़ी आसानी से ले लेते थे। देखते ही देखते व्हाइट कम्युनिटीज में इन्होंने बहुत सारे घर खरीद लिए थे। अब इनके पास पैसा, ताकत और इज्जत सब कुछ आ चुका था। इनका रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत तरक्की करने लगा। लॉस एंजलिस में ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के साथ होने वाली डिस्क्रिमिनेशन काफी हद तक कम हो चुकी थी। ब्लैक लोग अब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिलना शुरू हो चुकी थी। ब्लैक लोग अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते थे और जब भी उन्हें जरूरत होती जैसा चाहे घर खरीद सकते थे। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी बन चुकी थी जहां ब्लैक और व्हाइट लोग मिलकर रहते थे। इस चीज का सारा क्रेडिट बर्नार्ड की मेहनत को जाता था। उसके पार्टनर्स ने भी उसकी काफी मदद की। ये लोग इतनी तरक्की कर चुके थे कि शहर के प्रेसिडेंट भी खुद आकर उनके साथ पिक्चर बनवाते हैं। बर्नार्ड अब बहुत कामयाब हो चुका था और उसके सारे सपने पूरे हो चुके थे। एक दिन वो फैसला करता है कि उसे अपने मॉम और डैड से मिलने अपने विलेज वापस जाना चाहिए। बर्नार्ड के मॉम और डैड उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें बर्नार्ड पर गर्व था कि उनका बेटा हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। बर्नार्ड अपने बेटे को अपनी सिटी घुमाता है। ये दोनों उसी बैंक के सामने से गुजरते हैं जहां बर्नार्ड पहले व्हाइट लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। वहां आज भी एक बच्चा बैठकर व्हाइट लोगों के ही जूते पॉलिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ अभी भी व्हाइट लोगों का ही चलन था। ब्लैक कम्युनिटी अभी भी यहाँ बहुत जलील होती थी। ये देखकर बर्नार्ड को बहुत दिल से बुरा लगा। उसने फैसला किया कि अब वो यहाँ भी अपना बिजनेस शुरू करेगा। इस जगह भी वो ब्लैक कम्युनिटी के साथ होने वाली डिस्क्रिमिनेशन कम करेगा और ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों के साथ खड़ा करेगा। बर्नार्ड अब ब्लैक कम्युनिटी के हक में आवाज उठाने वाला था। वापस लॉस एंजलिस जाकर वो जू को टेक्सास के ब्लैक लोगों की हालत बताता है। बर्नार्ड कहता है, अब मैं टेक्सास में बैंक की बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ। जू भी बर्नार्ड का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोबारा से उन्हें व्हाइट लोगों से डील करने के लिए किसी व्हाइट आदमी की ही जरूरत थी, इसलिए हमेशा की तरह ये दोनों मेस्ट को अपना फ्रंट मैन सेलेक्ट करते हैं। मेस्ट अब टेक्सास सिटी जाता है। वो उस बिल्डिंग ओनर से मिलता है जिसमें बैंक बनाया गया था। तभी मेस्ट को पता चलता है कि इस बिल्डिंग के भी दो ओनर्स हैं। दोनों पार्टनरशिप पर काम कर रहे थे। सीनियर ओनर को ये बिल्डिंग सेल करने में कोई भी हरज नहीं था, जबकि जूनियर ओनर मेस्ट पर थोड़ा सा शक करने लगता है। उसे कुछ न कुछ गलत महसूस होने लगा था, लेकिन सीनियर ओनर के आदेश के मुताबिक वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मेस्ट इस बिल्डिंग की डील कर लेता है। अब ये लोग बैंक वाली बिल्डिंग भी खरीद लेते हैं। साथ ही उन्हें वो बैंक भी मिल चुका था जिसका आगे जाकर ब्लैक कम्युनिटी को बहुत फायदा होता है। टेक्सास में अब ब्लैक कम्युनिटी के लोग आसानी से कर्ज लेना शुरू कर चुके थे। वो लोग अब अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते थे। इस तरह वहां भी ब्लैक कम्युनिटी के साथ होने वाली डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अब यहाँ भी उनका काम बहुत अच्छे से शुरू हो चुका था, लेकिन हमेशा ही अच्छा हो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक दिन इस बिल्डिंग के जूनियर ओनर को बैंक की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। वो देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बैंक से सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को ही लोन दिया जा रहा था। जूनियर भी बहुत शातिर इंसान था। वो अब इनसे बदला लेने का सोचने लगता है, क्योंकि वो भी ब्लैक लोगों से नफरत करता था और उन्हें ऊपर आता हुआ नहीं देख सकता था। जूनियर मेस्ट के रेफरेंस से बर्नार्ड और जू के साथ भी मिलता है। वो उन्हें धमकी देता है। वो कहता है, तुम्हारे बैंक से केवल ब्लैक कम्युनिटी को लोन मिलता है। तुम लोग ब्लैक कम्युनिटी को लोन देते हो, तुम्हें वहां से फायदा होता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। उस जुर्म की सजा में तुम दोनों जेल जा सकते हो। बर्नार्ड, जू और मेस्ट को पता था नेक्स्ट मंथ फेडरल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आ रहे हैं। वे उनकी बैंक की इंस्पेक्शन करेंगे। अगर कोई भी मसला हुआ तो ये तीनों बुरी तरह फंस जाएंगे। तीनों इस बात से परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मेस्ट को भी अब रियल एस्टेट का बहुत ज्ञान हो चुका था। वो बर्नार्ड और जू को एक आइडिया बताता है, क्यों ना हम एक और बैंक खरीद लें जो मैं चलाऊंगा। हम लोग उस बैंक का सारा डेटा वहां ट्रांसफर कर देंगे। वहां पहले से बहुत सारे लोगों ने लोन लिया होगा, जिसमें व्हाइट लोग भी जरूर होंगे। ये आइडिया ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिलहाल फेडरल डिपार्टमेंट से बचने के लिए इन्हें ऐसा करना पड़ा। ये लोग एक और बैंक खरीद लेते हैं, जिसे अब सिर्फ मेस्ट ही चला रहा था। मेस्ट का मैनेजर बिना सोचे कुछ चेक्स पर साइन कर देता है। ये साइन करना उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता था। इस बैंक के बैक हैंड पर भी बर्नार्ड का हाथ था, इसीलिए मेस्ट इस बैंक को बर्नार्ड और उसके मुताबिक चला रहा था। जल्दी ही फेडरल गवर्नमेंट के लोग आ गए। ये सारा काम जूनियर ने खराब किया था। इसके पीछे वही आदमी था। मेस्ट जल्दी से बर्नार्ड को बता देता है। मेस्ट बहुत घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बर्नार्ड एक क्लीनर बनकर बैंक में आ गया। इंस्पेक्शन टीम मेस्ट से बात कर रही थी। तब बर्नार्ड को पता चला मेस्ट के मैनेजर ने गलत साइंस किए थे। उसने कई ऐसे लोन्स पास कर दिए थे। इन लोन्स का वास्तविक कोई आधार नहीं था। मेस्ट से उसका बैंक लाइसेंस ले लिया गया। फिर फेडरल टीम वहां से चली गई। टीम के जाने के बाद बर्नार्ड अंदर आ गया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है। उसने मेस्ट से पूछा, आखिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? मैनेजर ने इतने लोन्स बिना वजह कैसे पास किए? तब मेस्ट बताता है, ये मैनेजर जूनियर ने दिया था। ये सारा उसका काम था। जूनियर ने मेस्ट के जरिए अपना बदला ले लिया था। अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन्हें कुछ भी करके अपना बैंक छोड़ना था। बर्नार्ड और जू मान जाते हैं कि वे बैंक छोड़ देंगे, लेकिन मेस्ट अपना बैंक छोड़ना नहीं चाहता था। बैंक बचाने के लिए मेस्ट दोनों पार्टनर्स के खिलाफ हो गया। मेस्ट की इस गद्दारी का जू को पता चल चुका था। जू बर्नार्ड को भी बताता है। दोनों जल्दी से बैंक में जाते हैं। मेस्ट भी वहीं था। ये दोनों मेस्ट से बैंक के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ से भाग पाते, वहाँ FBI ऑफिसर्स आ जाते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स उनसे जब्त कर लिए जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स पर बर्नार्ड और जू का नाम लिखा हुआ था। इस तरह बर्नार्ड और जू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ समय बाद बर्नार्ड और जू अपने लॉयर्स से मिलते हैं। इन्हें
कुछ दिन बेल पर रखा गया था ताकि ये अपना केस लड़ सकें। लॉयर्स उन्हें बताते हैं कि गवर्नमेंट ने उन पर लगे बैंक चार्जेस हटा दिए हैं, लेकिन मसला फेडरल चार्जेस का है जो अभी तक खत्म नहीं हुए। फेडरल चार्जेस अभी भी बाकी हैं। लॉयर्स बताते हैं कि इन दोनों का यहाँ केस लड़ना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ जज आज भी व्हाइट लोगों के फेवर में ही फैसला सुनाएगा। इधर मेस्ट अभी भी मुश्किल में था। उसे जज की तरफ से एक ऑफर दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि अगर वो बर्नार्ड और जू के खिलाफ बयान दे तो उस पर लगी सारी एलिगेशंस हटा दी जाएंगी। मेस्ट बिना सोचे समझे खुद को आजाद करवाने के लिए उनके खिलाफ बयान देने को तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद बर्नार्ड भी जज से मिलने आता है। जज बर्नार्ड को भी एक ऑफर देता है, या तो वो अपने सारे पैसे मेस्ट को दे दे और अपनी जिंदगी आजादी से गुजारे, या फिर अदालत में अपनी मर्जी का बयान देकर जेल चला जाए। लेकिन बर्नार्ड किसी भी हाल में अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत किसी और के हाथों में जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो जज का दूसरा फैसला मान लेता है। अगले दिन बर्नार्ड को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां बर्नार्ड अपनी कम्युनिटी के लोगों के हक में बात करता है। बर्नार्ड जज को सारी बात बताता है कि कैसे ब्लैक कम्युनिटी अपनी साधारण जिंदगी गुजारने के लिए भी कितनी मुश्किलों से सरवाइव करती है। उन्हें उनकी मर्जी के हक नहीं दिए जाते। ब्लैक कम्युनिटी को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। इस बयान के बाद भी बर्नार्ड को जेल भेज दिया जाता है। उसने अपनी आने वाली कम्युनिटी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। टेक्सास में खरीदा गया उनका बैंक दोबारा से जूनियर को मिल जाता है, वो भी काफी सस्ते दामों में। मेस्ट भी आजाद था क्योंकि वो व्हाइट कम्युनिटी से था। उसे किसी भी जुर्म की कोई सजा नहीं मिलती। सीन कट होता है और हमें कई साल बाद दिखाया जाता है। आज बर्नार्ड और जू जेल से रिहा होते हैं। बर्नार्ड को लेने उसकी वाइफ आई थी। वो अपने हस्बैंड को देखकर बहुत खुश होती है कि उसका हस्बैंड इतने सालों बाद रिहा हो गया। हैरानी की बात यह थी कि जेल में इतने साल रहने के बाद भी बर्नार्ड पहले की तरह खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। तब जू बर्नार्ड की वाइफ को बताता है कि असल में उन्होंने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी खोई नहीं। बर्नार्ड की वाइफ ये सुनकर बहुत हैरान होती है। वो उनसे पूछती है, आखिर तुम लोगों ने ये सब कैसे किया? तब बर्नार्ड सारी हकीकत अपनी वाइफ को बताता है। असल में जेल जाने से एक रात पहले उन्हें मेस्ट की कॉल आई थी। मेस्ट ने बर्नार्ड और जू के खिलाफ जो बयान दिया था उसके लिए मेस्ट खुद शर्मिंदा था। वो बर्नार्ड और जू से माफी मांगना चाहता था, लेकिन बर्नार्ड ने मेस्ट से माफी के बजाय उससे उनकी मदद करने का कहा। उसने मेस्ट को बताया कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे बेचकर किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। मेस्ट ने ईमानदारी से हमारे मुताबिक काम किया। आज हमारे पास पहले से भी बड़ा रियल एस्टेट का सेटअप है जिसे इस्तेमाल करके हम फिर से ब्लैक कम्युनिटी की आवाज बुलंद करेंगे। इनकी लाइफ अब फिर से पहले जैसी खुशहाल हो जाती है। और इसी के साथ बर्नार्ड की ये सच्ची कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।